नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि यदि आप किसी उपकरण खरीदने जा रहे हैं तो आप कौन कौन सी बातें ध्यान रखेंगे। उपकरण यानी हम बात कर रहे हैं घरेलू उपकरणों की, जो हम हमारी दैनिक दिनचर्या में उपकरण काम में लेते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। फॉर एन एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, माइक्रोवेव है, आपकी जितने भी तरह के किचन अप्लाइंसेस है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें मिक्सर ग्राइंडर है, आपका गीज़र है, ये सब अप्लाइंसेस जो कि हम घर में उपकरण जो यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में, उनके बारे को आप खरीदने जाएंगे तब आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम ध्यान रखेंगे कि समय और ऊर्जा को बचाने वाले उपकरण होने चाहिए। ऐसा उपकरण हमें खरीदना चाहिए जिससे हमारा टाइम बचे, टाइम के साथ में हमारी एनर्जी भी बचे। ठीक है, कई उपकरण ऐसे होते हैं बच्चों जिसको आपका टाइम बच रहा है परंतु आपको उसकी साफ सफाई में इस तरीके से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बनिस्बत अगर आप उस कार्य को हाथ से कर लें यदि, तो उसमें इतनी मेहनत नहीं लगे। परंतु यदि आप ऐसे उपकरण खरीद रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे मेथी पालक काटने के लिए उपकरण आता है, जो कि जैसे हम आपने गांव में देखा होगा फसलों को काटने के लिए ऐसा आता है जिसमें हाथ से गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, इस तरीके का उसका छोटा प्रतिरूप बनने लग गया है जो मेथी पालक उपकरण को काटने के लिए काम में लेते हैं। अब इस उपकरण में प्रॉब्लम ये आती है, मेथी पालक बहुत अच्छे छोटे छोटे साइज में कट जाते हैं, परंतु क्या होता है बच्चों, उसकी साफ सफाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसकी ब्लेड्स को निकालना पड़ता है, उसके जो कटर होता है उसको अलग से निकालना पड़ता है, उसका जो सब्जी खट्टा करने का, मेथी पालक इकट्ठा करने का इक्विपमेंट होता, बास्केट होता है, उस बास्केट को अलग धोना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब है यदि चाकू से काट लिया जाए तो ज़्यादा आसानी रहेगी क्योंकि उसकी साफ सफाई में मेहनत लगती है, प्लस इसमें हमारी ऊर्जा नहीं बच रही है। ठीक है, ऊर्जा हम बात करते हैं दो तरह की ऊर्जा की। पहला हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की ऊर्जा की और दूसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। हमारे को इस तरीके के उपकरण खरीदने चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा होता है वह कम हो, है ना। ऐसे कई बार उपकरण हम खरीद लेते हैं जिससे हमारे समय बच रही है, ह्यूमन की जो एनर्जी हो रही है वह भी कम खर्च हो रही है, परंतु क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है वह इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है बच्चों, इसका मतलब यही है कि आप अपना कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के कारण से जो बजट है वह हमारा बिगड़ सकता है ना। तो ऊर्जा का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें इस उपकरण खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उपकरण इस तरीके से खरीदा जाए कि वह ह्यूमन बीइंग का समय और ह्यूमन बीइंग का जो ऊर्जा है वो बचाए, साथ में इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत करें। फिर हम बात करते हैं दाम। बहुत वैरायटी ऑफ, यदि आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाएं एग्जांपल के तौर पे तो बहुत वैरायटी ऑफ वॉशिंग मशीन मिलेगी। सेमी ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएगी, ऑटोमेटिक में भी फ्रंट लोडिंग मिल जाएगी, टॉप लोडिंग मिल जाएगी। ऑटोमेटिक मशीन की बात करेंगे तो हम उसकी साफ सफाई किस तरीके से होती है, कपड़े किस तरीके से धुलते हैं, इसके लिए भी अलग बबल, फॉर एन एग्जाम्पल बबल मशीन मिलती है। अलग अलग वैरायटी ऑफ मशीन्स मिल जाएगी। आपको ये देखना है क्या जो हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं वर्थ ऑफ कॉस्ट है अथवा नहीं है, क्या आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है अथवा पूरा नहीं कर रहा है, क्या वह आपके बजट में है या बजट के बाहर है ना। बच्चों, हम जो इक्विपमेंट खरीदते हैं, हम जैसे कई इक्विपमेंट्स की बात करें हम, फॉर एन एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है आपका, कूलर्स हैं आपके, गीजर्स हैं, एसी हैं, ये हम एक या दो बार जिंदगी में खरीदते हैं। तो खरीदते समय इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कॉस्ट आपको सही पड़े, आपके बजट के अनुसार, जो भी आपका बजट है उस बजट के अनुसार कॉस्ट हो। ठीक है, और मार्केट में हर कॉस्ट के मटेरियल के यूज़ के अकॉर्डिंग, उसके फिजिकल यूज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। जो व्यक्ति का बजट होता है, जो कंज्यूमर का बजट होता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट है सफाई में आसानी। हमने अभी आपको बताया ऊर्जा के बारे में, जब हमने डिस्कस करा था कि व्यक्ति की ऊर्जा नहीं खत्म होनी चाहिए, ऊर्जा जो है वह कम खर्च होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने इक्विपमेंट खरीद लिया, आपका बहुत अच्छा काम हो रहा है, परंतु
उसकी साफ सफाई में मेहनत बहुत करनी पड़ती। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे आटा चक्की, है ना। आटा चक्की घर में होती है तो दाल भी पिस जाती है। आटा चक्की तो डिफरेंट टाइप के जो मसाले होते हैं वह मसाले भी पीस सकते हैं, आटा तो पिस ही सकता है ना। परंतु क्या होता है बच्चों, अगर उसकी साफ सफाई नहीं की जाए तो उसके अंदर, क्योंकि बारीक बारीक दाल, बारीक बारीक अनाज होता है, इस कारण से उसके अंदर कीड़े पड़ने की संभावना ज्यादा होती, लग हो जाती है। तो जितना आपको खरीदने में मेहनत नहीं लगती है, उतना क्या लगती है मेहनत, उसकी जो साफ सफाई, उसकी मेंटेनेंस में मेहनत ज़्यादा लगती है। तो हमें इस तरीके के इक्विपमेंट, आजकल तो खैर आटा चक्की इस तरीके भी आने लग गई है जिसमें कि आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े, कम से कम सफाई करनी पड़े। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि उस जो भी आप इक्विपमेंट ले रहे हैं, उस इक्विपमेंट की साफ सफाई में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर हम बात करते हैं उपकरणों की सुरक्षा की। उपकरण जनरली जब हम बात करते हैं उपकरणों की, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अब चूंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं बच्चों, तो आपको यह ध्यान अवश्य रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने के कारण किसी भी तरह का इक्विपमेंट को या जो कंज्यूमर यूज कर रहा है उसको, दोनों में से किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। ठीक है, उसका कितना करंट है आना चाहिए उतना करंट आ रहा है या करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इस बात का, कितनी बैटरी लगनी चाहिए, कितनी सेल लगनी चाहिए, क्या उसको हम पानी में रख सकते हैं, पानी में नहीं रख सकते हैं इक्विपमेंट को, इसके बारे में हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं वह हमेशा सुरक्षित होने चाहिए। इक्विपमेंट सुरक्षित रहेंगे तभी व्यक्ति जो होगा वह भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए इक्विपमेंट इस तरीके से खरीदने चाहिए जिसमें कि आपको यह जो व्यक्ति है वह सुरक्षित रहे, जो इक्विपमेंट वह भी सुरक्षित रहे, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अप्लायंसेस की, तो अप्लायंसेस जनरली इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक या तारों का जो जमघट होता है उसके अंदर, उसमें किसी तरह का शॉर्ट सर्किट होने की संभावना ना हो, इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए उपकरण को खरीदना चाहिए। गारंटी और वारंटी, बच्चों गारंटी और वारंटी ऐसा शब्द है, एक में तो आपको पूर्णतः इक्विपमेंट है वो बदल दिया जाता है, और दूसरे में हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपका जो स्पेयर पार्ट्स होता है ना, पार्ट होता है वह बदला जाता है। तो ये देख लेना चाहिए कि यदि आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर आपको गारंटी दे रहा है, वारंटी दे रहा है और कितने समय की दे रहा है, उसको जो वो कार्ड देता है गारंटी वारंटी का, उस कार्ड को संभाल के अवश्य रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने पे उस मैन्युफैक्चरर के पास जाके आप या तो स्पेयर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है वो, तो आप या तो स्पेयर पार्ट्स को चेंज करा सकते हैं या पूरे के पूरे इक्विपमेंट को चेंज करा सकते हैं। जनरली क्या होता है बच्चों, जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो सेलर होता है जिसकी हम बात करते हैं, सेलर उसको बताता है आपका इक्विपमेंट का चेंज हो जाएगा, परंतु लिखा क्या होता है, आपके इक्विपमेंट खराब होने पे किस स्थिति में आपका जो पार्ट है वह चेंज हो जाएगा। तो इस बात का कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपके जो इक्विपमेंट है उसके अंदर गारंटी है कि उसके अंदर वारंटी है। उपकरण से संबंधित जानकारी, जो आपका इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं उसके साथ में जनरली एक बुकलेट आती है, और बुकलेट में पूरी तरह जानकारी दी होती है आपको इसका प्रयोग किस तरीके से करना है। ठीक है, कितने वोल्ट का करंट आएगा, आपको क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, खराब होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, अलर्ट अलार्म क्या क्या है इक्विपमेंट्स के, या उसमें किसी तरह की परेशानी, किस तरह की परेशानी आती है, किस तरह की परेशानी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बुकलेट में दी हुई होती है। परंतु आप जब खरीदने जाएं इक्विपमेंट, तो जो सेलर होता है उसको आप पूछें, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर से, जो हमने अभी आपको जानकारी बताई, कहाँ बना, कब बना, कैसे बना, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस जगह पे रखना चाहिए, इसके बारे में जो पूरी की पूरी जानकारी है इक्विपमेंट के संबंधित, वो सारी जानकारी उपभोक्ता को मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब है मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, है ना।
ऐसा इक्विपमेंट लेना चाहिए जिसको यदि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो आपको आसानी हो। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कूलर। कूलर जो होता है आजकल इस तरीके से चल रहे हैं कि उसके जो नीचे की तरफ में पहिए लगे हुए होते हैं ना, तो यदि हमें इस जगह दूसरे कम रूम में यूज करना हो तो हमें उसको बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये तो डिपेंड किस पे करेगा, व्यक्ति की कितनी क्या डिमांड है, कि परिवार की क्या डिमांड है, किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए। पर यह अवश्य देख लेना चाहिए कि इक्विपमेंट इस तरीके का लेना चाहिए कि आपको यदि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़े तो बिल्कुल आसानी से मूव हो सकता है। नेम प्लेट, नेम प्लेट का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपका कोई इक्विपमेंट है उसके पीछे की तरफ अच्छा मैन्युफैक्चरर होगा तो अवश्य अपने नाम की नेम प्लेट लगाएगा और उस नेम प्लेट में लिखेगा कि इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने इस डेट पे इस बैच में इस मटेरियल को यूज करते हुए ये प्रोडक्ट को निर्माण किया है और उस प्रोडक्ट की वैलिडिटी इस, क्योंकि हम सारे इक्विपमेंट ताउम्र यूज नहीं कर सकते, तो इस मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की इतनी है। यदि नेम प्लेट है तो नो डाउट आपका जो इक्विपमेंट है वो अच्छा ही होगा, है ना। और उस नेम प्लेट पे आपका जो मॉडल नंबर है वो भी लिखा हुआ होता है, तो किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप तुरंत मॉडल नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मॉडल नंबर है और इससे कारण ये परेशानी आ रही है। या मॉडल नंबर के बाद हम फिर बैच नंबर की बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर बैच के पे प्रॉब्लम आती है। इसका हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक इक्विपमेंट था, हम पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहेंगे इधर, उसके बैटरीज में प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो मोबाइल फ़ोन था वो और उसके मोबाइल फ़ोन में बैटरीज में प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी थी, मैन्युफैक्चरर ने बोला पूरे वर्ल्ड में इस पर्टिकुलर बैच के जितने भी मोबाइल हैं जो सेल आउट हो चुके हैं उन्हें वापस सेंड कर दीजिए, क्योंकि उसकी जो बैटरीज है वह किसी कारण से उसमें प्रॉब्लमेटिक हो रही है। ठीक है, तो जो नेम प्लेट से ही मैं मालूम पड़ पाया कि कौन सा बैच नंबर था, बिना नेम प्लेट के आप मालूम ही नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यदि नेम प्लेट देख ली जाए तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है आपके लिए कि यदि किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो उसे सॉर्ट आउट की जा सकती है। निर्माण की सामग्री एवं तकनीक, किस मटेरियल का आपका जो इक्विपमेंट है वो बना हुआ है और कौन सी मेथड से बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं मिक्सर ग्राइंडर की, मिक्सर ग्राइंडर में अंदर तो नो डाउट तार और मोटर और सब लगे हुए होते हैं, परंतु बाहर का जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक की बॉडी होती है ना। जो उसके जो जार होते हैं वो स्टील के जार होते हैं, उसका जो कटर होता है वह भी स्टील का होता है। तो इसके निर्माण की क्या क्या सामग्री जब मैन्युफैक्चरर जब बना रहा होता है तो बताना चाहिए उसको, और कंज्यूमर को भी मालूम होना चाहिए कि निर्माण के लिए कौन कौन सी सामग्री यूज आई है। जब आपको पता होगा कि निर्माण के लिए क्या क्या सामग्री यूज आई है तो आपको उसकी उपकरण की सुरक्षा रह सकते हैं और उपकरण की साफ सफाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए यह मालूम होना चाहिए कि किस टेक्निक से और कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया गया है। उपकरणों के भाग की उपलब्धता, जनरली क्या होता है बच्चों, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है, तकनीकी टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी फटाफट चेंज होती है, स्पेशली आप देख रहे होंगे मोबाइल्स में, तो जो 2-3 साल पुराने मोबाइल होते हैं उनके हमें स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो जब हम होम इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, होम अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, तब यह अवश्य रखना चाहिए कि जो आपका अप्लायंस है उसकी स्पेयर पार्ट्स कितने साल तक अवेलेबल होंगे, यह इस बात की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। अगर किसी तरीके से आपका जो स्पेयर पार्ट है वो जो इक्विपमेंट है वो खराब हो गया है तो क्या आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होंगे और स्पेयर पार्ट्स कितने समय में अवेलेबल हो ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का अनुभव ना होना पड़े, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए। उपयोगिता हमने कॉस्ट वाइज देख लिया, बहुत बढ़िया है, क्या वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। ठीक है, प्लस हमें इसमें यह भी देखना होता है कि हम जब उसको उपयोग कर रहे हैं तो क्या उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही। इलेक्ट्रिसिटी से इक्विपमेंट चल रहे हैं, हमने इक्विपमेंट खरीद लिया, इक्विपमेंट की कॉस्ट X थी, है ना। अब जब हम उसको डेली यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, बढ़ जाती है उपयोग करते समय,
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो होता है वह कंजम्पशन ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो जो कॉस्ट होती है वह इंक्रीज हो जाती है ना। बेसिक कॉस्ट जो थी वो तो क्या थी, कम थी, परंतु जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करने के समय इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कह लीजिए, साफ सफाई कह लीजिए, मेंटेनेंस कह लीजिए, स्पेयर पार्ट्स कह लीजिए, इस कारण से हमारी जो मशीनरी है उसका जो कॉस्ट है वह इंक्रीज होता है। तो यह बात ध्यान रख लेनी चाहिए खरीदते समय कि आप जब मशीन को यूज करेंगे, इक्विपमेंट्स को यूज करेंगे, तब उसकी जो कॉस्ट है वह इंक्रीज ना हो और इक्विपमेंट आपके लिए पूरी तरह उपयोगी होना चाहिए। उपकरण की सर्विस यह भी देख लेना चाहिए। अगर आप कोई इक्विपमेंट खरीदें तो आपके जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं, उसके आसपास इक्विपमेंट की सर्विसेज हो सकती है या नहीं हो सकती। क्या आपको इक्विपमेंट आउट ऑफ सिटी भेजना पड़ेगा? यदि आपको इक्विपमेंट आउट ऑफ सिटी भेजना पड़ेगा तो आपका जो उपकरण आपने लिया है उसकी आपको डेली आप उस उपकरण को यूज करते हैं, परंतु क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा क्योंकि आपको साल में एक बार उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की सर्विस करानी पड़ती है। फॉर एन एग्जांपल एसी, साल में हमें एक बार उसकी सर्विस करानी पड़ती है। अब एक बार जब समय कह रहे हैं हम सर्विस करानी पड़ती है और वो सर्विस यहाँ नहीं हो पा रही है या आपको किसी व्यक्ति को बुला के आपको सर्विस करानी पड़ रही है, आउट ऑफ सिटी व्यक्ति आ रहा है और आपके एसी जो है उसकी सर्विस कर रहा है, तो आपकी जो कॉस्ट है वह महंगी पड़ जाएगी और आपके लिए चूंकि उपकरण की सर्विस भी कॉस्टली पड़ जाएगी। उपकरण की सर्विस कॉस्टली पड़ जाएगी, जो उपयोगी होता है उपकरण उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो उपकरण ऐसा खरीदना चाहिए कि यदि आपको उपकरण की सर्विस की जरूरत पड़े, आपके पर्टिकुलर एरिया में, आपके पर्टिकुलर शहर में ही आप उपकरण की सर्विस करा सके। उपकरणों को खरीदना एक बहुत ही बड़ा कार्य होता है, बहुत ही समझदारी का कार्य होता है। उसके लिए सिर्फ हम एक या दो पॉइंट ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं घरों के जिनको हम एक या दो बार, मैक्सिमम 2 बार हमारी लाइफ में खरीदते हैं। इसलिए जब हम उपकरण खरीदते हैं तो हमें इन तमाम जो पॉइंट्स बता रखे हैं आपको, इन तमाम पॉइंट्स का आप ध्यान में रखते हुए उपकरण को खरीदेंगे।